प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए रोक लगा दी है। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई चूक की थी? जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। अयोध्या मामले पर अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने को कहा था, लेकिन ये फैसला याचिकाकर्ताओं को रास नहीं आया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद शायद इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। 30 सितंबर 2010 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुनाया तो लगा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को तसल्ली नहीं हुई थी। जस्टिस धर्मवीर शर्मा, जस्टिस एसयू खां और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। बेंच के तीनों सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी। हालांकि ये बात तय हुई थी कि ये जगह हिंदुओं की है। जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने सारी जमीन हिंदुओं को दी जाने की बात कही थी, लेकिन जस्टिस एसयू खां और जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक हिस्सा मुसलमानों को, एक हिंदुओं को और एक निर्मोही अखाड़े के बीच बांटने का फैसला सुनाया। इसके खिलाफ निर्मोही अखाड़ा, अखिल भारत हिंदू महासभा, जमायत उलेमाए हिंद, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान राम विराजमान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वक्फ बोर्ड और जमायत उलेमाए हिंद ने मांग की है कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ विश्वास पर आधारित था, सबूतों पर नहीं। साथ ही ये दलील दी गई कि जमीन का बंटवारा किसी ने नहीं मांगा था। वहीं हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा इस बात से नाराज हैं कि जस्टिस धर्मवीर शर्मा के फैसले के बावजूद एक हिस्सा मुसलमानों को दिया गया। उन्होंने अपील की है कि जस्टिस धर्मवीर शर्मा के फैसले को माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की अपील मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुनाया है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एपीएस देओल, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, सत्यपाल जैन, जो भी पेशे से एक वकील हैं और बीजेपी नेता हैं, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, आपसे शुरू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर रोक लगा दी है, तो आप इसके साथ सहमत हैं? देखिए, इसकी 2 बातों को आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक शायद नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दाखिल की है, एडमिट की है, और साथ में यह कहा है कि दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी उसके पक्ष हैं, वो सब उसको में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने तक यथास्थिति स्टेटस को जारी रखेंगे। और क्योंकि निर्णय ऐसा था कि अगर उसमें यथास्थिति ना लागू की जाती तो सुप्रीम कोर्ट का 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जब निर्णय आएगा, अगर यथास्थिति ना लागू की जाती तो शायद वो प्रभावित कर सकता था, क्योंकि पार्टीशन है। इस कारण से जो आज ये उनका निर्णय आया है, ये लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी हैरानी प्रकट की है कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो किसी की प्रेयर थी नहीं। ये बात तो सही है कि किसी भी पार्टी ने पार्टीशन नहीं मांगी थी। सूट फॉर डिक्लेरेशन था, सूट फॉर पोजेशन था। यानी कुछ लोग ये मांग रहे थे कि ये घोषित किया जाए कि हम इसके मालिक हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि हम कब्जे में हैं, एडवर्स पोजेशन है हमारा, इसलिए हमको मालिक डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इस संबंध में भी ऐसा नहीं है कि कानून के कोई निर्णय पहले नहीं है। कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी केस में अगर दोनों पार्टियों का पक्ष सुनने के बाद भले ही किसी ने एक खास रिलीफ नहीं मांगी हुई है, लेकिन कोर्ट को अगर लगता है सारे पक्षों को सुनने के बाद कि ये रिलीफ दी जा सकती तो वो दी जा सकती है। लेकिन इस केस का क्योंकि निर्णय ऐसा है, इस केस का नेचर में कहूंगा ऐसा है। लेकिन जब ये सितंबर में फैसला आया था तो आपको निजी तौर पर आपको हैरानी हुई थी इस फैसले को? नहीं, ऐसा क्योंकि मैंने उस समय भी जो 2 टेलीविजन सेट पर मैं आया था, मैंने उनको बताया था, आम आदमी यही मान रहे थे कि शायद ये अयोध्या का फैसला होने वाला है। हर सिविल सूट में डिफरेंट इश्यूज होते हैं। इस केस में 25 इशू फ्रेम हुए थे। वेदर द मुस्लिम्स आर द ओनर, वेदर द हिंदूज आर द ओनर, हु इज इन पोजेशन, वेदर इट इज टाइम बार्ड। 25 इशू थे जिन पर निर्णय आना था। और देओल साहब वकील है, जानते हैं कई बार मुख्य जो आपका दावा है वो आपके खिलाफ होने के बावजूद भी हो सकता है 1-2 इशू पर आपके पक्ष में निर्णय आ गया हो कि आप एंटाइटल हैं, लेकिन एडवर्स पोजीशन की वजह से आपके पक्ष में नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा मोड़ आया कि इतने सेंसिटिव इशू पर निर्णय आने के बाद लगभग सभी पक्ष अपनी अपनी बात कहकर इस पर संतोष प्रकट कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जो माननीय न्यायाधीश की जबानी टिप्पणी है, ओरल ऑब्जर्वेशन है, एक वकील के नाते भी
एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते भी, एक शहरी के नाते भी मैं कह रहा हूं, उसको हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कई बार जजेस बहस सुनते समय ऐसी टिप्पणियां करते हैं क्योंकि उनको तब ध्यान में नहीं होता कि सारा मीडिया इसको टेलीविजन पर टेलीवाइज करेगा, तो इसको बहुत गंभीरता से ना लें। जब बहस होगी तब देखेंगे क्या होता है। प्रोफेसर खालिद, आपसे जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को समथिंग स्ट्रेंज कहकर डिस्क्राइब किया है, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? वो तो लीगल एंगल से उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में जब जो टाइटल सूट पर ये चल रहा था मुकदमा, उस वक्त किसी ने भी ये नहीं मांगा था, ये डिवीजन नहीं मांगी थी, बल्कि इट वाज द हु ओन्स दिस लैंड, पूरी लैंड के बारे में था। अब उन्होंने क्या किया, आस्था के आधार पर या दूसरा जो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इस मसले का हल निकाला जाए, तो उन्होंने हल निकाला। दैट वाज नॉट ए लीगल जजमेंट इन इफेक्ट, दैट वाज ए जजमेंट विच सूटेड एवरीबॉडी एट दैट मोमेंट। तो क्या हुआ कि तीनों जो फरीक थे उन सब ने कहा कि चलो जी ठीक है, बाई एंड लार्ज लोगों ने भी इसका स्वागत किया। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा? लेकिन नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि इसका कोई ना कोई फैसला जो है दिस साइड और दैट साइड होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तीनों को आधे 1/3 लैंड बांट दी जाए, उसके बाद जो लोग थे उन्होंने कहा चलो शुक्र है ये फैसला हुआ। लेकिन देयर वर एट दैट मोमेंट ऑल्सो सर्टन elements, certain people, certain organizations, they did not welcome that decision at that time, and सबको पता था कि ये अपील होनी ही होनी है, और अपील हुई। और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आज हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सरप्राइज जताया है कि जब उन्होंने डिवीजन मांगी नहीं थी, टाइटल सूट था, उन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया। तो इसलिए आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज सरप्राइजिंग। वैसे ये कहा है कि इट्स ऑरल उनका ओपिनियन है, उसमें राइटिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो तो ओपिनियन है, दैट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। मिस्टर देओल, एज अ पार्टी विच कैन बी कंसिडर्ड डिटैच्ड इन दिस होल एपिसोड, आप इसको कैसे देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और जो डिसीजन है इसको, इसके ऊपर रोक लगने के लिए या एडमिट करने के लिए, जैसे जैन साहब ने कहा? ये जो भी पार्टी डिटैच्ड होना भी चाहे तो आप उसको दोबारा अटैच कर देते हो। व्हेन यू मीडिया कम्स इन बिटवीन, the country after hearing the verdict was sitting pretty. Every religious frenzy, every kind of demonstration which the country was witnessing in September on the eve of the decision, the religious frenzy was coming very high. It was becoming a law and order problem. Everything was settled. Nobody knew in these 6 months that any decision has come. We were not affected. Now once this issue is reopened, so every party which is not detached is now attached again. रीओपन तो देओल साहब होना ही था, क्योंकि आफ्टर ऑल पार्टीज ने अपील तो करना ही था। देयर इज अ राइट टू अपील। सो दैट इज राइटली सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ विल गो इनटू दैट मैटर इन ग्रेटर डेप्थ, बिकॉज लखनऊ डिसीजन, you it's easy to criticize a decision, but see the pressure under which that court had delivered that verdict. The whole country was going to be divided on religious lines. They saved that situation. Now the Supreme Court can go deeper into it and decide the issue in more great depth. मिस्टर देओल, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, अगर उसकी बात करें तो आप वकील होने के नाते आप क्या मानते हैं कि जो प्रार्थना है ही नहीं किसी पार्टी की, उससे हटकर कोई कोर्ट डिसीजन दे सकता है? It on the face of it, it's a very valid and attractive argument कि ये कैसे हो गया जब वो प्लीडिंग्स में नहीं है. सिविल सूट की प्लीडिंग्स में ठीक है, you have to go by the pleadings and any relief there are judgments to that effect, you can't be granted. But it's a reference order. It's not a civil suit between the two brothers. It's a decision for the exigencies of interest of justice. Any wider decision can be taken. There are precedents to that effect, that in bigger issues the court can go beyond the relief. So there are precedents to that effect. Yes. मिस्टर जैन, आप ही से यही सवाल मैं इस तरह से पूछना चाहूंगी कि याचिकाकर्ताओं की जो प्रार्थना होती है उसको नजरअंदाज करते हुए क्या कोर्ट्स को फैसला लेना चाहिए? नहीं, नजरअंदाज तो कोर्ट कर नहीं सकती, नहीं करना चाहिए. इसको मैं नजरअंदाज का शब्द प्रयोग नहीं करूंगा. मैं ये कहूंगा कि आमतौर पर दोनों पार्टियों ने जो उनकी प्लीडिंग्स होती हैं उन्हीं तक और जो एविडेंस होती है उनको देखकर कोर्ट निर्णय करती है जी. लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि सिविल सूट में दोनों की प्लीडिंग्स के बाद उस प्लीडिंग्स में से क्या क्या इशू आते हैं, क्या क्या मुद्दे आते हैं, वो पहले तय किए जाते हैं. 7-8 मुद्दे, 9 मुद्दे बनते हैं. ये बात सही है. आमतौर पर साधारणतः जो पार्टी की प्लीडिंग्स हैं, जो प्रेयर है, उसी पर कोर्ट जाती है. लेकिन जैसा देओल साहब ने कहा, कुछ जजमेंट्स ऐसी भी हैं कि टेक्निकल आधार पर, ये टेक्निकल है ना कि आपने प्रेयर नहीं की, लेकिन बहस के समय वकील को लगता है कि नहीं सर ये अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, तो कई बार टेक्निकलिटी से ऊपर उठते हुए कोर्ट को यह अधिकार है
कि दोनों पार्टियों की प्लीडिंग के बाद अगर कोई ऐसा निर्णय निकलता है जो सही है, जिसके लिए एविडेंस है, तो वो निर्णय दे सकती है। पर मैं समझता हूं कि जैसा उन्होंने कहा ना, ये विषय मात्र प्लीडिंग्स का या मात्र एविडेंस तक का नहीं है, ये इससे भी अधिक गहरा है। भगवान कहां पैदा हुए इसके संबंध में किसी धर्म में कोई एविडेंस हो ही नहीं सकती जी। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, चाहे मुसलमानों में मान लें आप, चाहे ईसाइयों में मान लें, सिखों में मान लें, कहीं पर वो उसकी एविडेंस नहीं होती। कुछ चीजें आपको विश्वास के साथ तय करनी पड़ती हैं। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय था, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कि ये मामला बहुत लंबे अरसे तक अदालतों में लटका रहा। 1948 से उससे पहले तक के सिविल रूल डाले हुए थे। मैं आज यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में कहीं वो हाल ना हो कि फिर वहां भी ये सदियों तक पेंडिंग रहे। साल में, 2 साल में, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे। अच्छी बात यह है इसकी कि सभी पक्ष अब अदालत में आ गए। हमने कहा शुरू 3 इसके रास्ते थे इसके समाधान के। पहला, कोर्ट के माध्यम से हो, कानून के माध्यम से हो, पार्लियामेंट कानून बनाए। तीसरा, तीनों पार्टियां आपस में मिलकर सहमति करें। आपस में मिलकर पार्टियां में सहमति नहीं हो पाई। हिंदुस्तान की कानून बनाने का मतलब है संसद में अलग अलग पार्टियां हैं, वो एक बात पर सहमत नहीं हो पाई, इसलिए कानून नहीं बन पाया। अब तीसरा रास्ता था न्यायालय। मुझे इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी, और आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट मैं नहीं कहूंगा, जो एडमिशन ऑर्डर है और जिनकी ओरल ऑब्जर्वेशन है, मैंने शाम को टीवी सेट देखे हैं, लगभग सभी पक्षों ने एक किस्म का विश्वास व्यक्त किया है। यह मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक विवाद को हल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जैन साहब, हम ब्रेक में जाने वाले हैं, बट प्रोफेसर खालिद, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, क्या हम वापस, आपके मुताबिक क्या हम वापस स्क्वायर वन पे खड़े हैं? देखो, ऐसा है कि ये जो मुद्दा है ना, इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो रिलीजियस और इमोशनल पहलू है, एक पॉलिटिकल पहलू है, एक लीगल पहलू है। यहाँ पर इस समय हमारी डिस्कशन जो है वो लीगल पहलू पे है, क्योंकि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिशन हुई है इस की, उसके बारे में है। तो इट इज बैक टू द स्क्वायर वन। लेकिन जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, 2 साल में आए, 3 साल में आए, मे बी इट टेक्स लॉन्गर, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में या लोअर अदालतों में यूपी की 1949 से केस चल रहा है, जैसे जैन साहब ने कहा। बल्कि उससे भी पहले जब ब्रिटिशर्स ने फेंसिंग की थी इस इलाके की, उस वक्त से ये केस चल रहे हैं, जब वहाँ के मुअज्जिन ने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर राम चबूतरे के ऊपर पहले से हिंदू जो हैं वो अपनी इबादत पूजा करते रहे हैं, उस समय से चल रहा है। लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट अर्लीस्ट पॉसिबल इसका फैसला करे। नंबर 1, आपके ख्याल में मोस्ट पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उनको आशा है कि ये फैसला फाइनली टू देयर सेटिस्फेक्शन हो जाए? देखो, टू देयर सेटिस्फेक्शन की किसी बात नहीं है। आई थिंक सेटिस्फेक्शन शुड नॉट बी, सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉ शुड बी देयर, कि लीगली जो भी फैसला अदालतें करती हैं और हमें अपनी अदालतों के ऊपर आस्था होनी चाहिए, वेदर वी बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप और कहीं पर भी हो, सबको ये होना चाहिए कि जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। जाते जाते अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं, मगर आपसे जानना चाहूंगी कि हमें और 15 साल इसके फैसले के मतलब आने पर हमें उसकी वेट करनी चाहिए, राह देखनी चाहिए? जैन साहब ने जैसे expressed his apprehension that we all wish that if the matter is to be referred to a larger bench, it should be put up on day-to-day hearing, and it can be resolved, because it's a very voluminous record. It has to be gone through. It will take some time, right, but not that it is just kept in the cold storage. The country expects that. Right. यहाँ पर हम लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या बातचीत से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका